नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी और उसके विस्तार के बारे में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरा स्थल मिले हैं, जो शहर मिले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि उनकी खोज या उत्खनन किसने किया और वहाँ पर कौन सी पुरा वस्तुएं ऐसी मिली है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो सबसे पहले जो पुरा स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, और उसी के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। हड़प्पा जो शहर है वो आधुनिक पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता ने 1921 ईस्वी में की। हड़प्पा एक बहुत बड़ा शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का था, और इसमें जो वस्तुएं मिली है, जो पुरा स्थल मिले हैं, पुरावशेष मिले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मिला है अन्नागार। ये अन्नागार आधुनिक जो गोडाउन होते हैं हमारे सरकारी अनाज भंडारण के, वैसे अन्नागार मिले हैं। ये संख्या में 12 थे और ऐसा बताया गया है कि ये आमने सामने की पंक्ति में 6 बने हुए थे और ये नदी के तट पर बने हुए थे। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि यहाँ से नदी के मार्ग से गेहूं आता होगा और इन अन्नागार में इनका भंडारण होता होगा, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके बारे में बताया है। अन्नागार जो है बहुत विशाल इमारत जो मिली है हड़प्पा के अंदर, वो द्वितीय विशाल इमारत है। दूसरी चीज कब्रिस्तान R31। हड़प्पा शहर में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने R37 नाम से संज्ञा दी है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कब्रिस्तान R37 सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में मिला है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी मिली है पीतल की बनी हुई। हमें जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वो पीतल थी, और धीरे धीरे इन्होंने पीतल के अंदर टिन को मिलाकर कांस्य जैसी धातु को बना लिया था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मोहरे। ये मोहरे सेल खड़ी की बनी होती थी। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे जो मिली है वो हड़प्पा शहर से मिली है। सर्वाधिक मोहरे जब प्रश्न आएगा तो वो मोहनजोदड़ो होगा। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे होगी तो हड़प्पा शहर आएगा। इसके अलावा एक विशेष चीज और मिली है, एक मिट्टी की मूर्ति मिली है। जो मिट्टी की मूर्ति कैसी है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मणमूर्ति है। उर्वरा शक्ति को बताया गया है, मातृ शक्ति की उपासना के बारे में बताया गया है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अमूमन हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर बसे हुए थे वो दोहरे परकोटे में, सिंगल परकोटे में बने हुए थे। पूर्वी जो परकोटा था वो नगर परकोटा होता था, और पश्चिमी जो परकोटा होता था वो दुर्ग टीला कहलाते थे। ये भी अपनी एक 4 दीवारी में बने होते थे। संभवतः ऐसा कहा जाता है कि जो दुर्ग टीला होता था वहां पर एक शासक वर्ग रहा होगा। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि शासक वर्ग कोई राजा था या क्षत्रिय था या कोई वणिक वर्ग था या कोई पैसे वाला था जो इस पर शासन करते थे। एक टीले के अंदर नगर नियोजन होता था। ये दोहरे परकोटे से बने होते थे। अमूमन ज्यादा शहरों में इसी प्रकार के परकोटे मिले हैं। दूसरे शहर की बात करें अपन, मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। राखाल दास बनर्जी ने खोज की। ये शहर भी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है और ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। एक बहुत बड़ा शहर मिला है। इस मोहनजोदड़ो शहर की सबसे अच्छी विशेषता है कि मोहनजोदड़ो जो शहर बसा हुआ है
वो पूरा शहर ग्रिड प्रणाली से, सड़कों से घिरा हुआ है। ग्रिड यानी सड़कें जो हैं वो समकोण पर काटती हुई दिखाई देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक जाल के रूप में बसा हुआ था। हर थोड़ी देर पे चौराहा बना हुआ है जहां पर कतारबद्ध मकान बने हुए होते थे। ये सर्वश्रेष्ठ ग्रिड प्रणाली से बसा हुआ शहर था। वैसे तो सर्वश्रेष्ठ है ही। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत मिली है वो है विशाल स्नानागार। एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला हुआ है, जैसे तालाब बने होते थे, हमारे झील बनी होती थी। और ये सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो शहर की। सर जॉन मोर्सल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस इमारत को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है और किसने कहा है? इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो ये विशाल स्नानागार था, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये स्नानागार किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया होता होगा या किसी विशेष तिथि के दिन लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। जैसे तत्कालीन समय में हमारे देश के अंदर माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लोग श्रद्धालु गंगा यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं। कुंभ भी बढ़ता है हमारे। इसके अलावा एक मिला है स्तूप टीला। स्तूप टीला क्या था? ये स्तूप टीला, ऐसा कहते हैं कि इस टीले के ऊपर सम्राट कनिष्क ने, जो कि कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है, उसने एक स्तूप का निर्माण किया था, इसलिए इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। इसके बाद इसमें मिला है कांस्य नृत्य की मूर्ति। कई बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है? बहुत महत्वपूर्ण है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो शहर से। एक मोहनजोदड़ो में एक महाविद्यालय भवन के अवशेष भी मिले। इससे पता चलता है कि उस जमाने में शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत अवस्था में रही होगी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का अवशेष भी प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि उस सभ्यता के लोग सूती कपड़े से परिचित थे। उसके अलावा एक मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव का उत्कीर्णन मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है, अनुमान ये लगाया गया है, एक योगी योग की मुद्रा में बैठा है और उसके आसपास 4-5 जानवर घूम रहे हैं। उस आधार पर पुरातत्ववेताओं ने उसे आदि शिव की उपमा भी दी है। तो ये 4-5 प्रश्न हमेशा इसमें से पूछ सकते हैं, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किसने इसकी खोज की, इसकी सबसे विशाल इमारत कौन सी थी, स्तूप टीला कहाँ मिला है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ है, सूती कपड़ा कहाँ पर मिला है। ऐसे सामान्य क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अब हम बात करें अगले शहर के बारे में, तो वो है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में चला गया विभाजन के बाद, और ये शहर भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में इस शहर को खोजा और अर्नेस्ट मेके नाम के पुरातत्ववेता ने 1935 में इसका उत्खनन प्रारंभ किया। और उत्खनन प्रारंभ करने के बाद सबसे बड़ी चीज इसमें मिली, मनके बनाने का कारखाना। यानी उस जमाने में इतने बड़ा क्षेत्र हो चुका था कि उन्होंने मनके बनाने का कारखाना बना लिया था। इसके अलावा चन्हूदड़ो में लिपस्टिक के अवशेष मिले, लिपस्टिक मिली है। इससे यह पता चलता है कि यह महिला, यहाँ की महिलाएं, इस सभ्यता की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करती थी। इसके अलावा शाही दवात भी मिली है, एक इक्का गाड़ी मिली है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष। चन्हूदड़ो से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो हम लिखेंगे चन्हूदड़ो। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट शहर के बारे में, लोथल। लोथल एक बहुत बड़ा शहर था और ये वर्तमान में इंडिया में है। अब तक हमने जिन 3 शहरों के बारे में पढ़ा वो सब पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो शहर है वो वर्तमान में इंडिया के अंदर है, अहमदाबाद के पास है, और ये भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ था। 1957 में श्रीमान एसआर राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया और उत्खनन में क्या मिला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिला। बंदरगाह आप सभी जानते हो, जहाँ पर पानी के जहाज ठहरते हैं, आने जाने का स्टैंड होता है। और एक डॉकयार्ड मिला, गोदी, जहां पर जहाज सामान उतारने के लिए या स्टैंड के रूप में रहते हैं। और ये डॉकयार्ड पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है।
पहले नंबर पर डॉकयार्ड, सेकंड नंबर पर हड़प्पा शहर का अन्नागार। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो आएगा डॉकयार्ड। इसके अलावा दोथर नामक शहर से फारस की मोहरें मिली है। फारस यानी प्राचीन काल में फारस पर्शिया ईरान को कहा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि पर्शिया किस शहर को वर्तमान में किस देश को कहा जाता है, तो पर्शिया या फारस, दिस इज ईरान। तो यहां पर फारस की मोहरें मिली है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार विश्व की अनेक सभ्यताओं से भी था, उनसे माल आता था और माल जाता था, जब तो मोहर आएगी यहाँ पे। इसके अलावा चावल का साक्ष्य भी मिला है। अब देखो चावल का साक्ष्य क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल से अपरिचित थे। ऐसा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आरएएस में, आईएएस में, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खाद्यान्न से परिचित नहीं थे। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, तो आप लिखोगे चावल। लेकिन चावल का ऊपरी सतह पर जो साक्ष्य थोड़ी बहुत भूसी मिली है वो लोथल से मिली है। इसके अलावा घोड़े की मणिमूर्तियां, ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी अपरिचित थे। सूरकोतड़ा और लोथल नामक दो शहरों से ही घोड़े की मणिमूर्तियां मिली है। सूरकोतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और घोड़े की जो मण मूर्तियां हैं यानी मिट्टी की मूर्तियां हैं वो लोथल से मिली है। इसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य भी दो जगह से ही मिले हैं। अग्निकुंड एक तो लोथल से और एक हम अगले भाग में पढ़ेंगे कालीबंगा, हमारे राजस्थान में। इन दो शहरों से ही अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा युगल समाधियां मिली है, पति पत्नी की दो व्यक्तियों की समाधियां। इस प्रकार ये विशेष चीजें जो मैंने आपको बताई वो ज्यादातर इनसे ही क्वेश्चन बनता है मोस्टली। और भी कई सारी आपको चीजें और मिल जाएगी आप पढ़ोगे तो, लेकिन मोस्ट जो चीजें हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने 4 पुरातन स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब हम बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा यानी काली चूड़िया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़िया। काली चूड़िया क्यों पड़ा, क्योंकि कालीबंगा के अंदर मिट्टी की बनी काली चूड़िया मिली है, इसलिए इसे कालीबंगा नामकरण किया गया। यह जो स्थल है, पूरा स्थल, वो भारत के राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिले में मिला है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। इसके बाद 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका और उत्खनन किया गया और कई प्रकार की नई जानकारियां इन्होंने हमारे सामने रखी। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी चीज मिली है। पहली चीज है प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता दोनों के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले के कुछ अवशेष, और हड़प्पा कालीन तो मिले ही हैं, तो ये एक विशेष चीज है। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है जुते हुए खेत के साक्ष्य। पूरी दुनिया में पहला स्थान है जहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कहीं भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में भी और अन्य शहरों में ये चीज नहीं मिली है। ये स्पेसिफिकेशन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य केवल कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तीसरी चीज है हवन कुंड। ऐसा पुरातत्ववेताओं ने ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है ये हवन कुंड यज्ञ वेदियां हो, यज्ञ में काम में लिए जाते हो, संभावनाएं व्यक्त की गई है। तीसरी और एक अद्भुत चीज जो हुई है वो है फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र कालीबंगा ऐसा पूरा स्थल है जहां पर फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है सजावट के लिए। पांचवा चीज है अस्पष्ट जल निकास प्रणाली, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है कि एक उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली मिली है, उसका अभाव मुख्य रूप से कालीबंगा में नहीं मिला है और एक अस्पष्ट जल निकास प्रणाली मिली है। दूसरी खास बात, कालीबंगा एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जिसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, और जो पुरास्थल मिले हैं वहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कालीबंगा में जो मकान मिले हैं उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है।
इसके अलावा कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तीनों का नगरीय नियोजन एक प्रकार से समकालीन सेम जैसा ही रहा है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, हवनकुंड, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों तरह की चीजें। छठा जो पूरा स्थल है वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इंडिया के हरियाणा राज्य के जींद प्रांत में ये मिला है और इसकी खोज उत्खननकर्ता रफीक मुगल साहब थे। इन्होंने सबसे पहले इस राखी गढ़ी को खोजा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारत का दूसरा बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरा स्थल है। तो पहला कौन सा है? तो मैं आपको पहले यहां ले आता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में चला गया। दूसरा है हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में चला गया। तीसरा है गनेड़ीवाल, ये भी पाकिस्तान में चला गया। और चौथा है धोलावीरा, जो इंडिया में है। और पांचवा है राखी गढ़ी, जो भी इंडिया में है। इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से, बड़े शहरों की दृष्टि से 5 बड़े सिंधु घाटी सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फिर गनेड़ीवाल, फिर धोलावीरा और राखी गढ़ी। इस प्रकार से राखी गढ़ी जो पुरा स्थल है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी का पुरा स्थल है। अब हम बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा बहुत महत्वपूर्ण है। धोलावीरा इसकी खोज बहुत बाद में हुई है और बाद में होने के कारण जो डॉक्टर जगपति जोशी जी ने 1967-68 में इस पुरा स्थल को खोजा और खोजने के बाद ये पता लगा कि ये भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। क्योंकि इससे पहले और कई छोटे कालीबंगा इनकी खोज हो चुकी थी, तो हम मानते थे कि ये बड़े शहर है। लेकिन जैसे ही धोलावीरा को खोजा डॉक्टर जगपति जोशी ने, कहाँ खोजा? गुजरात के कच्छ जिले के अंदर। और ये भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल मिला। यानी सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? प्रश्न आएगा तो धोलावीरा। ये 3 भागों में विभाजित था। हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्व के अंदर नगर नियोजन होता था और पश्चिम के अंदर निवास करते थे राजा महाराजा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा धोलावीरा एकमात्र ऐसा पूरा स्थल मिला है जिसके अंदर मध्यमा भी क्षेत्र मिला है, जो भी दुर्ग से घिरा हुआ होता था, परकोटे से। तो 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र पूरा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, कई वर्तमान समय में होने वाली सभी परीक्षाओं में इस धोलावीरा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा नया चैप्टर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, धोलावीरा में खेल स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। एक ऐसा अवशेष, एक पूरा स्थल मिला है जिसमें ऐसा लगता है कि यह खेल स्टेडियम हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कहीं भी नहीं मिला है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, साइन बोर्ड या सूचना पट्ट। एक सूचना पट्ट का अवशेष भी मिला है, जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने सूचना पट या साइन बोर्ड का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है बांध निर्माण। धोलावीरा से बांध निर्माण करने के अवशेष भी मिले हैं। ऐसा पता लगा है कि धोलावीरा के लोगों ने बांध का निर्माण कर लिया था और इस बांध से नहरें भी निकाल ली थी। भारत का एकमात्र पुरा स्थल जहां से बांध निर्माण व नहर प्रणाली के अवशेष मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है धोलावीरा, थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ना। इसके अलावा रोपड़, वनावली, रंगपुर, सूरकोटला, सूतकेंडोर, कई सारे अन्य पुरा स्थलों की खोज भी हुई है, जिनमें कुछ कुछ विशेषताएं मिलती है। अब हम बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में। ये तो पुरा स्थल हो गए, इन पुरा स्थलों की विशेषताएं हुई। अब हम बात करें इनकी विशेषताओं के बारे में, तो पहली चीज तो ये थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हमने पढ़ा कि दुनिया में जो सबसे पहले धातु खोजी गई वो थी तांबा, पीतल और उसके बाद पीतल में टिन मिलाकर सिंधु घाटी के लोगों ने कांसा बनाया और एक कांस्य युगीन सभ्यता पैदा की। और जो अवशेष मिले हैं वो कांसे के बने धातुएं मिली है। दूसरा इंपॉर्टेंट है मात्र सत्तात्मक। देखो 2 प्रकार की सत्ता होती है, मात्र सत्ता और पितृ सत्ता। मात्र सत्तात्मक यानी ऐसा माना गया है कि यहाँ पर माता की या मात्र शक्ति की ज्यादा चलती थी, इसलिए इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सत्ता मिली है।
और हम बात करें मानने की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज्यादा पूजी जाती थी वो थी मातृ देवी। और मातृ देवी का तादात्म्य मार्शल महोदय ने पृथ्वी देवी से कहा है। उन्होंने माना है कि पृथ्वी देवी को वो मातृ देवी के रूप में पूजते थे। उसी आधार पर मातृ सत्तात्मकता भी इतिहासवेताओं ने प्रतिपादित की। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष को सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। और वर्तमान संस्कृति में भी भारतीय लोग पीपल को बहुत अच्छे धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक मानते हैं। इसके अलावा जो पवित्र पक्षी था वो बतख था। ये आपने पढ़ा नहीं होगा, बहुत नया कॉन्सेप्ट है। ये पीपल पवित्र वृक्ष था और बतख पवित्र पक्षी हुआ करता था। और हमने बात की थी कि मोहनजोदड़ो में एक पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है मोहर पर। तो वो क्या थी, मोहनजोदड़ो में जो मोहर पर एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति समाधि लगाए हुए बैठा है, उसके सिर पर सींग लगे हुए हैं, उसके दाहिनी तरफ गेंडा, हाथी, व्याघ्र आदि बैठे हुए हैं। उस आधार पर मार्शल ने उस व्यक्ति को आद्य शिव की उपमा दी। तो हम ये मान सकते हैं कि वो आद्य शिव के रूप में उस व्यक्ति की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ पूजा, वृक्ष पूजा, मातृभूमि, लिंग पूजा आदि के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में स्वस्तिक और चक्र, ये दो भी चीज मिली है। और वो संभवतया ये भी माना गया है कि जो स्वस्तिक का चिन्ह होता है, स्वस्तिक का जो चिन्ह होता है, ये भी देन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ही थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो स्वस्तिक और चक्र को सूर्य पूजा के रूप में मानते थे। सूर्य ऊर्जा का देवता था, प्रकाश का देवता था। तो स्वस्तिक और चक्र जो मिला है वो सूर्य पूजा के हिसाब से मिला है। अब हम बात करें बंदरगाह की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 5 बंदरगाहों का मुख्य रूप से उल्लेख हुआ है। हमने लोथल के बारे में विशेष रूप से पढ़ा है, बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है। इसके अलावा सूतकेंडोर सबसे पश्चिम पुरास्थल, बालाकोट, अल्लादीन और सूरकोथड़ा, ये 5 बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में मिले हैं। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य को समाधिकरण की 3 विधियां मिली है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। और हिंदू धर्म में ये बात तक भी प्रचलित में रही है। तो इसके बारे में मैं बात करूं, पूर्ण समाधिकरण यानी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण रूप से दफना देना, दिस इज पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण क्या होता था कि मनुष्य को मरने के बाद जंगलों में छोड़ देते और जो भी व्यक्ति, जो भी पशु पक्षी उसको खा लेते और जो बचता था उसे कब्रिस्तान में जाकर दफना देते थे। वो होता था आंशिक समाधिकरण। और वर्तमान समय में जो पारसी लोग हैं वो आज भी आंशिक समाधिकरण को अपनाए हुए हैं। दाह संस्कार हिंदू सभ्यता का रहा है, पूर्ण रूप से अग्नि को समर्पित कर देना। अब हम बात करें लिपि की। हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल में आती है। आज तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। चित्रों के माध्यम से अपने भाव प्रकट करने की जो लिपि होती है पिक्टोग्राफिक लिपि कहलाती है अंग्रेजी में। और ये जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है। वेडेन नाम का पहला व्यक्ति था जिसने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई है, वेडेन। और हम बात करें मापतोल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दशमलव प्रणाली पर आधारित एक मापतोल व्यवस्था से प्रचलित थे और उन्होंने एक ऐसी मापतोल प्रणाली विकसित कर ली थी जो कि 16 के अनुपात में बढ़ती थी। 16, 64, 160, 320, 640 आदि के अनुपात में यह मापतोल प्रणाली विकसित कर ली थी। इसके अलावा लोथल आदि शहरों से हाथी दांत का बना एक स्केल या पैमाना भी मिला है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मापने का कार्य भी जानते थे। अब हम मुख्य रूप से हमने सब चीजें पढ़ ली है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मुख्य रूप से। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो गेहूं और जौ का विशेष रूप से प्रयोग करते थे। वो 9 तरह की फसलों के बारे में जानते थे। चावल के बारे में जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से ही मिले हैं, उसके अलावा अन्य पुरास्थलों से नहीं मिले हैं। तो जब प्रश्न आता है
तो हम यही लिखेंगे कि चावल से वो अनभिज्ञ थे। इसके अलावा घोड़ा से भी वो अनभिज्ञ थे, घोड़ा के बारे में भी वो इतना जानते नहीं थे। कुछ पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियों के अवशेष जरूर मिले हैं। अब हम बात करें, जब इतनी बड़ी सभ्यता थी जो कि लगभग 1000 साल तक चली, वो अचानक नष्ट कैसे हो गई, इसके बारे में अनेक इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं में मतभेद है। कई हम भी मानते हैं कि इतने बड़े 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता अचानक कैसे नष्ट हो गई। तो इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने बताया है कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ हो। आर्यों ने आक्रमण किया और आर्यों ने इनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया। अन्य इतिहासकारों ने बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, या भूगर्भीय हलचल, या सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तित कर लेना, कई सारे ऐसे कारणों के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने बताया है। और कई बार कई बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने क्या पक्ष रखा है अपना कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इस प्रकार से हुआ है। तो मुख्य रूप से हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक डेमो अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा कि क्या विशेषता है, कौन से पुरास्थल है, इस पुरास्थल से क्या मिला है। और मैं आशा करता हूँ आपको भी काफी अच्छा समझ में आया होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ने के बाद आप इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको हल करने की कोशिश करें और देखें कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमारे लिए ये जो टॉपिक्स है या हमने पढ़ाया है वो हमारे लिए उपयोगी भी है या नहीं है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।